Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इंदौर से शिलोंग हनीमून मनाने गए कपल में बहुत बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। पता ये लगा है कि जो बीवी सोनम रघुवंशी है उन्हें बांग्लादेश स्मगल कर दिया गया है शायद, और इसलिए जो स्मगलर्स थे उन्होंने उनके पति राजा रघुवंशी को मारकर काटकर पहाड़ियों से नीचे फेंक दिया है। हम ऐसी चीजें क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बकायदा एक सरकारी दस्तावेज है जिसकी तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये 8 मई 2025 का सरकारी डॉक्यूमेंट है जिसमें साफ तौर पर बार बार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कहा गया है कि देखिए, बांग्लादेश से जो लगती जो सीमा है 40 किलोमीटर की जो सीमा है वो एक तरीके से अच्छी तरीके से फेंसिंग नहीं है, और इसलिए हो सकता है कई बांग्लादेशी की जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, वो बॉर्डर पार से मेघालय के अंदर आ सकते हैं। ये वही जिला है जिस जिले में जो दोनों दंपत्ति हैं वो गायब हुए थे, और बार बार दरख्वास्त की गई है कि रात के वक्त कोई बाहर ना निकले, क्योंकि ये जो बांग्लादेशी जो आए स्मगलर्स हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, वो कुछ इलीगल एक्टिविटीज कर सकते हैं जिससे सीमा वाले इलाके में दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। और 8 मई 2025 से लेकर अगले 2 महीनों तक ये कर्फ्यू, नाइट कर्फ्यू लगातार जारी रहेगा। उसके बाद क्या होता है? 22 मई 2025 लगभग 2 हफ्ते बाद ये कपल उस इलाके में पहुंचता है जिस इलाके में कहा गया था कि बांग्लादेशी घुसपैठी आ सकते हैं, स्मगल कर सकते हैं या क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ सकती है। नाइट कर्फ्यू वाले उस इलाके में ये कपल घूमने के इरादे से पहुंच जाता है। अब जिस तरीके से महज 48 घंटे के भीतर वो गायब हो जाते हैं, तो इस चीज को और भी ज्यादा प्रबल बनाती हैं कि क्या जो बीवी सोनम है, जिसकी अब तक कोई भी शिनाख्त या कोई ऐसे सबूत नहीं मिल पा रहे हैं कि उस आसपास के इलाके में वो कहीं मौजूद हो, तो उसमें अब ये खबर सामने आ रही है कि शायद बीवी को उठाकर बांग्लादेश ले जाया गया है। किस तरीके से नेक्सस और गैंग काम करता है, बिल्कुल एक फुल प्रूफ तरीके से आज आपके सामने हम पेश करेंगे एक डिटेल्ड रिपोर्ट। सबसे पहले जो इंदौर की खबर है उसमें नॉर्थ ईस्ट पुलिस की खामियां जाननी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो ये कपल हैं, जो राजा रघुवंशी हैं, उनके भाई विपिन खुद कैमरे के सामने आ रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले एक्शन लिया था, अपने भाई को ढूंढने की मशक्कत की थी, पुलिस वालों के सामने गिड़गिड़ाए थे, हाथ जोड़े थे और कहा था कि उनके भाई और भाभी को ढूंढ लिया जाए। लेकिन पुलिस से क्या क्या गलती हुई हैं वो जो एक एक करके बता रहे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। दरअसल जो राजा के भाई हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब हम लोग इंदौर में थे, हमें पता चला कि ऐसा कोई वाक़या हो गया है, दोनों के फ़ोन नहीं मिल रहे, मैं फ़ौरन ही अगले दिन सीधे तौर पर शिलोंग पहुंच जाता हूं, वहां पर कोशिश करता हूं किस लोकेशन में वो लोग हैं। लोकेशन का पता लगाने के बाद मैं खुद जब पुलिस स्टेशन जाता हूँ, वहाँ बातचीत करता हूँ, तो वहाँ पर मुझे धमकाया जाता है, मुझे ऐसे दिखाया जाता है कि हम तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे, ये विपिन का कहना है। इसके अलावा वो आगे बताते हैं कि जब मैंने पुलिस वालों से कहा कि भाई आप हमारी रिपोर्ट दर्ज करिए, मेरे भाई भाभी गायब हैं, कहीं मिल नहीं रहे, उनका फ़ोन नहीं लग रहा, उनके बारे में कोई खबर नहीं है, उनकी जो स्कूटी जो उन्होंने रेंट पर ली थी वो लावारिस खड़ी हुई है, तो ऐसे में साहब आप FIR तो दर्ज करिए। पुलिस ने FIR भी दर्ज नहीं की थी, यहाँ तक कि पुलिस ने उन्हें एक टाइपराइटर का जो ऑफिस होता है वहाँ भेज दिया और कहा कि ठीक है वहाँ पर तुम्हारी FIR लिखी जाएगी, और काफ़ी देर तक इंतज़ार कराया। जब मामले ने तूल पकड़ा, एक खबर बहुत बड़ी हो गई, तब जाकर पुलिस ने इसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाया। और तो और जो विपिन है वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि अगर आप कई जगह देखेंगे, आप यहाँ आकर देखना चाहेंगे इस जगह पर, इस लोकेशन पर, तो आपको और सारे लोकल्स के ज़रिए पता लगेगा कि यहाँ पर किस तरह से पहले एक विदेशी का जो है मर्डर हो गया था, विदेशी नागरिक था, उसकी लाश भी अब तक उसके घर, उसके वतन नहीं भेजी गई है। साथ ही साथ कुछ लोकल्स, कुछ यूट्यूबर्स जो हैं, जो वहाँ पर रहते हैं, उन्होंने खुद बताया कि इससे पहले भी कई कपल जो हैं वो इस एरिया से गायब हो चुके हैं, और ये पुलिस की सबसे बड़ी नाकामी है कि वो जो टूरिस्ट हैं, वो जो गायब होते हैं, पुलिस उनको ढूंढने के लिए कुछ नहीं करती। राजा के भाई विपिन साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि जो बांग्लादेश से लोग आते हैं, जो मवेशी आते हैं, जो तस्करी करने के इरादे से आते हैं, कोई लोकल गैंग हो सकता है जो उनके साथ मिला हो, और इसी आधार पर वो बोल रहे हैं, क्योंकि पहले भी कई ऐसे केसेस आए हैं।
तो ऐसे में उनका ये मानना है कि हो सकता है उनके भाई का कत्ल कर दिया गया हो और इसके बाद उनकी भाभी यानी कि सोनम को किडनैप कर ज़बरदस्ती बांग्लादेश ले गया हो और वहाँ पर उनसे गलत काम कराया जाए, प्रोस्टिट्यूशन कराया जाए, उनको बेच दिया जाए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके लिए औरतों को किडनैप किया जाता है। तो हो सकता है उनकी भाभी को किडनैप कर बांग्लादेश ले जाया गया हो। तो जैसा डीएम ने एडवाइजरी जारी की ईस्ट खासी हिल्स के 9 तारीख को, साफ तौर पे उसमें लिखा गया, जैसा दीपक ने भी आपको बताया कि साफ तौर पे ये लाइन उसमें मेंशन है कि बांग्लादेश से बॉर्डर के ज़रिए इलीगल तरीके से कुछ घुसपैठिए हमारे भारत में, मेघालय में वापस आ सकते हैं और तो और उनके पास हथियार हो सकते हैं, लाठी हो सकता है, डंडा हो सकता है, वो मारने की भी कोशिश कर सकते हैं, वो किडनैपिंग की भी कोशिश कर सकते हैं और कई तरीके के इलीगल काम के लिए वो घुसपैठिए भारत में घुस सकते हैं मेघालय के ज़रिए और यहाँ के लोगों को नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। इसलिए नाइट कर्फ्यू लगाया गया था और कहा गया था कि 2 महीने तक ये एडवाइजरी जो है वो लागू रहनी चाहिए। हर एक इंसान को अपना ध्यान रखना होगा और सभी को रात में बहुत ज़्यादा ही चौकन्ना रहना होगा। तो ऐसे में जब सोनम और राजा वहां पर पहुंचते हैं, पहले खबर आई थी कि वो 23 तारीख को पहुंचे, लेकिन अब की अपडेट ये है कि वो 21 तारीख को ही शिलोंग पहुंच जाते हैं क्योंकि उनका एक सीसीटीवी जो है 21 तारीख का वो अब सामने आ चुका है। तो 21 को जब वो शिलोंग पहुंचते हैं, यानी उस वक्त भी एडवाइजरी जारी थी, उस वक्त भी एक कर्फ्यू लगा हुआ था और उस वक्त भी मेघालय में जो बांग्लादेशियों के घुसपैठी करने का जो खतरा था वो मंडरा रहा था। अब ये जिस एरिया में गए, सोहरा का जो इलाका है, जो चेरापूंजी का पूरा इलाका होता है जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, उस एरिया में जो हमने कल भी आपको बताया था एक जगह है नौगरियाट, जहाँ पर डबल डेकर ब्रिज की बात की जा रही है कि ये लोग देखने गए थे उस ब्रिज को। और उससे अगर आप मैप के ज़रिए समझें, मैं आपको स्क्रीन पर एक मैप दिखा रही हूँ, इसके ज़रिए अगर आप दूरी समझेंगे बांग्लादेश बॉर्डर यानी जहाँ से घुसपैठ जो हो सकती थी, जो क्रिमिनल्स थे वो अंदर आ सकते थे, वहाँ से लगभग 20 से 22 किलोमीटर की दूरी है पहाड़ी रास्ते की, यानी पैदल चलकर पहाड़ी रास्ते से ट्रैकिंग कर अगर इस एरिया तक पहुंचा जाए बांग्लादेश बॉर्डर से नौगरियाट तक, या जहां पर भी जो स्कूटी मिली, जिस एरिया में लोग गायब हुए हैं, उसकी लगभग 22 किलोमीटर की जो है डिस्टेंस है। तो ऐसे में यहाँ पर ये भी हो सकता है कि बांग्लादेशी घुसपैठी जो है, जिन्होंने किया, जो अंदर घुसे, वो आए होंगे, उनके हाथ में दाव होगा, क्योंकि वो अपने आप को बचाने के लिए भी आते हैं। कोई उन पर अटैक करे तो हो सकता है उनके पास हथियार भी हो, अगर वो इलीगल तरीके से घुस रहे हैं, बीएसएफ हो गया या फिर कोई और लोकल ने देखा, उन पर अटैक करने की कोशिश की, तो वो अपना बचाव कैसे करेंगे, तो इसलिए वो हथियार भी लेकर आए होंगे। और ऐसे में उन्होंने इस कपल को देखा होगा और फिर जो भाई हैं उनका ये अनुमान है कि इसके बाद उनके भाई का कत्ल किया गया और तो और जो सोनम है उनको बांग्लादेश ले जाया गया। लेकिन यहाँ पर एक और बात जो सामने मैं आपसे कह देना चाहती हूँ कि देखिए, जहाँ पर लाश मिलती है वहाँ से कहा जा रहा है कि जो स्कूटी है वो 25 किलोमीटर दूर खड़ी थी, यानी 25 किलोमीटर दूर पहले स्कूटी खड़ी है और उसके आगे जाकर लाश मिलती है। तो ऐसे में एक अनुमान है, मैं आपसे ये भी एक शेयर करना चाहती हूँ कि देखिए, ये भी हो सकता है कि जो कपल है, जब इनका कॉफ़ी शॉप पर झगड़ा होता है, ये गाइड लेकर जब आगे बढ़ते हैं, बीच में इनको गाइड भी छोड़कर चला जाता है, तो ऐसे में हो सकता है जो बांग्लादेशी थे, जो घुसपैठिए घुसे थे, हो सकता है उन्होंने इन्हें पहले ही इनकी रेकी कर ली, इनको पहले ही समझ लिया और जब उन्होंने देखा कि इनके पास गाइड नहीं है, तो हो सकता है वो लोकल बनकर इनसे मिले हों, इनसे कहा हो कि आगे का रास्ता कठिन है, हम आपको ले चलते हैं, आप स्कूटी यहीं पर रोकिए, हम आपको ऊपरी पहाड़ तक ले सकते हैं। तो हो सकता है इस कपल ने स्कूटी वहीं पर रोक दी हो और जो घुसपैठिए थे वो इन्हें लेकर आगे गए और वहाँ पर मौका देखते ही इन्होंने देखा, जब इलाका सुनसान है, कोई आसपास नहीं है और इन्होंने ये भी देख लिया कि लड़के ने क्या क्या पहना हुआ है, उसके पास क्या महंगी चीज़ें हैं, तब इन्होंने उसी दाव से उस पर अटैक किया, उसे खाई में गिराया, उसका मर्डर किया और फिर उसकी पत्नी यानी सोनम को लेकर बांग्लादेश चले गए। एक ये भी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है कि पुलिस क्या कर रही है। इससे पहले भी हो चुका है ऐसा कि जो कपल्स हैं वो गायब हुए हैं, जो टूरिस्ट हैं वो गायब हुए हैं, उनके केसेस में भी कुछ नहीं हुआ, ना उन्हें खाई में ढूंढा गया, ना ये देखने की कोशिश की गई कि क्या उन्हें किडनैप किया गया है। तो ऐसे में आखिर कहाँ है सोनम? सोनम का पता लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बांग्लादेश में एक ऐसा गुट भी काम करता है जो यहाँ पर आकर सीधे तौर पर महिलाओं की तस्करी करता है। वो मेघालय, असम में आने के बाद जो औरतें हैं, जो लड़कियां हैं, उनको किडनैप करता है और उनको सीधे तौर पर बांग्लादेश लेकर चले जाते हैं। वहाँ उनसे गंदा काम कराया जाता है, उनको प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में धकेला जाता है,
किसी की शादी नहीं हो रही, ज़बरदस्ती उनकी शादी किसी से करा दी जाती है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए बांग्लादेश जो है, वहाँ की खासकर औरतें भी इस काम में शामिल हैं, और औरतें भी तस्करी के ज़रिए इलीगल तरीके से बांग्लादेश से मेघालय में घुसती है, असम में घुसती है, और यहाँ से औरतों की किडनैपिंग करके ले जाया जाता है। अब कितने पैसे में करते हैं ये काम, और साथ ही साथ क्या है और इस पूरे मामले में अपडेट, कैसे पुलिस घिरती जा रही है, पुलिस को अब आगे क्या एक्शन लेना होगा, और क्या है उस रेन कोट की खासियत, आखिर उस रेन कोट के अंदर ऐसा भी क्या मिला है कि अब जो शक है वो और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। देखिए, ये जो गैंग जो काम करता है, उसके काम करने का तरीका आप समझ लीजिए, कितने रुपए में आते हैं और कितने रुपए में इन्हें आदान प्रदान किया जाता है एक सीमा से दूसरी सीमा के अंदर। भारत में अगर किसी बांग्लादेशी महिला को भारत के अंदर दाखिल होना है तो उसका जो रेट है वो है 10,000 से लेकर 15,000 रुपए। कैसे आते हैं? नदी के रास्ते आते हैं, जंगलों के रास्ते आते हैं, फिर बाकायदा इन्हें टाटा सुमो में बैठाकर उस मेघालय वाले बॉर्डर वाले इलाके से दूर ले जाया जाता है, और धीरे धीरे कर इन लोगों को दिल्ली, मुंबई और तमाम बड़े जो शहर हैं वहां तक पहुंचा दिया जाता है। और अगर आपको मुंबई जाना है तो रेट थोड़ा सा और ज्यादा लगता है। दिल्ली तक का रेट मैंने आपको 15,000 रुपए बताया, लेकिन जैसे जैसे आप सीमा वाले इलाकों के पास रहेंगे रेट वैसे वैसे कम होते जाएंगे, और किसी भेड़ बकरियों की तरह इन्हें गाड़ियों में ठूस कर बकायदा बांग्लादेश सीमा से अंदर लेकर आया जाता है। दिल्ली में जीबी रोड में भी कई जगह ऐसी जो महिलाएं हैं वो भी ऐसी पाई गई जो खासतौर पर बांग्लादेशी हैं। अब ये जो गैंग है ये ऑपरेट इस तरीके से करता है क्योंकि इन्हें मोटी कमाई करनी है। बांग्लादेश की जो लड़कियां हैं उन्हें भारत में लाके बेचो, और यहां से भी वो कई लड़कियों को लेकर जाते हैं बांग्लादेश की तरफ। अब कहीं ना कहीं ये जो चीजें जो छन छन कर सामने आ रही हैं, एक सरकारी डॉक्यूमेंट भी हमारे हाथ में लगा है जिसमें साफ तौर पर वार्निंग दी जा रही है कि आपको बचकर रहना है। इसके बाद क्या होता है, देखिए जो सीएम है जो मेघालय की, उन्होंने हम लोग लोकल न्यूज़पेपर पढ़ ही रहे थे तो हमें पता लगा कि वहां की सीएम ने टूरिस्ट के लिए 1,000 सीसीटीवी कैमरा लगाने का वादा किया है जल्द से जल्द, उस इलाके में जहां पर टूरिस्ट बहुत ज्यादा तादाद में आते हैं। अब ऐसी चीजें अगर पहले हो जाती तो शायद एक जान और बच जाती, शायद इस तरीके से और लोगों को भरोसा होता कि जगह सुरक्षित है। जिस तरीके से गोवा में लोग घूमने जाते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं, अगर यहां पर ऐसी कोई दिक्कतें हो रही हैं तो कहीं ना कहीं सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। अब हम सवाल क्यों उठा रहे हैं? अब हम ऐसा नहीं है कि हम नॉर्थ ईस्ट पर जानबूझ की तरह आपकी तरफ ऐसी बातें बता रहे हैं, क्योंकि डाटा छुपाए नहीं छुपता है। अब मैं आपको एनसीआरबी का 2023 का नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2023 का एक डाटा शेयर कर रहा हूं। क्राइम अगेंस्ट वुमेन मतलब औरतों के जो लिए जो क्राइम हुए हैं उसमें बिल्कुल ध्यान से सुनिए कौन कौन सी चीजें हैं। हमारे पास बिल्कुल 4 साल का डेटा है 2019 से लेकर 2023, लेकिन हम ताज़ा जो साल था 2023 की ही बात करेंगे। उसमें मर्डर विद रेप एंड गैंग रेप कितने मामले दर्ज हुए हैं? फिलहाल इस मामले में जो मेघालय वाला जो स्टेट है वहां पर ऐसे कोई भी मामले ताज़ा दर्ज नहीं हुए हैं। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, किसी भी महिला को भड़काना कि भाई तुम अपनी जान दे दो, तुम्हें इस दुनिया में रहने लायक नहीं, तो ऐसे 2 मामले दर्ज हुए हैं। लेकिन जब हम आगे और बढ़ते हैं, पता क्या लगता है कि हस्बैंड के साथ औरतों के साथ जो मारपीट के जो मामले हैं, मेघालय छोटा सा राज्य याद रखिएगा, यहाँ पे 14 ऐसे मामले आए हैं जहां पे हस्बैंड ने अपने बीवियों को पीटा है और बहुत ज्यादा क्रूएल्टी की है। अब इसके बाद किडनैपिंग एंड अबडक्शन ऑफ वुमेन, औरतों की किडनैपिंग करना, कितने मामले हैं एक साल के अंदर? मेघालय छोटा सा राज्य, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, 54 मामले हैं, 54 महिलाओं को किडनैप किया गया है। अब केस सुलझा कि नहीं सुलझा वो मामला अलग है, लेकिन ये जो डाटा है औरतों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है मेघालय के अंदर, उसके बारे में हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये मेरा डाटा नहीं है, बिल्कुल एक सरकारी डाटा है, जो नंबर और बड़े हो सकते हैं। उसके बाद किडनैपिंग एंड अबडक्शन मतलब किडनैपिंग भी किया और उसे जबरन उठाकर गाड़ियों में ठूस कर कहीं और ले गए, तो इसके 32 मामले हैं। अब इन दोनों मामलों को अगर मैं जोड़ दूं 54 प्लस 32 कर दूं तो 86 मामले कहीं नहीं जा रहे। लगभग 86 महिलाओं की 2023 में किडनैपिंग और अबडक्शन हो चुका है। अब आगे बढ़ते जाते हैं। इसके बाद जो सबसे बड़ा नंबर आ रहा है किडनैपिंग फॉर रैंसम, पैसों के लिए किडनैपिंग करने के जो मामले थे वो थे 9। इसके बाद अगर हम आगे और बढ़ते जाएंगे तो बहुत सारे जो नंबर से कहीं ना कहीं दिखाते हैं कि मेघालय में हर चीज बिल्कुल ठीक तरीके से नहीं चल रही हैं। रेप की जो मामले हैं वो 66 मामले आए हैं सामने मेघालय के अंदर से, और जो
औरतों हैं, औरतों की जो मामला है उसमें 66 है। इसमें फिलहाल जो बच्चियां हैं वो बच गई हैं और ये मेघालय में ये जो क्राइम रेट है बच्चों के अकॉर्डिंग वो बहुत कम है। अब इसके आगे जब बहुत ज़्यादा हम आगे बढ़ते हैं तो पता ये लगता है कि जो औरतों के साथ जो मार पिटाई है या जो गुस्से के लिए उन पर जो हाथ उठाया जाता है, लाठी डंडों से हाथ पैर से मारा जाता है, उसके भी 51 मामले हैं। अब ये नंबर बता के हम आपको क्या बताना चाहते हैं, जिस तरीके से जो सोनम रघुवंशी है उनकी लाश नहीं मिल रही है, ना उनकी बॉडी मिल रही है, ना ऐसे कोई सबूत मिल पा रहे हैं कि उस इलाके में वो कहां पर मौजूद हैं। तो जो भी गैंग काम करता है, किसी सिंगल इंसान ने अगर काम किया होता उससे चूक होती जरूर, क्योंकि क्राइम छिपाए नहीं छिपता। लेकिन जब एक गैंग ऑपरेट करता है तो बिल्कुल फुल प्रूफ अपने पीछे के सारे रिकॉर्ड को मिटाते हुए एक ऐसा क्राइम करता है ताकि पुलिस उन तक कभी ना पहुंच पाए। और जिस तरीके से सोनम गायब है तो इसमें साफ तौर पर अभी हम बता रहे हैं कि बांग्लादेशी गैंग एक्टिव है और जो चाहता है कि पुलिस उन तक कभी ना पहुंच पाए। अब इसमें जो सबसे बड़ा जो दांव हम आपको कल से बताने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। ये जो मोडस ऑपरेंडी है, मतलब जो क्रिमिनल काम करने का जो तरीका तैयार करते हैं, उसमें जो सबसे पहले जो बयान आता है एसपी का, वो कहते हैं कि नए दाव से इस्तेमाल किया गया है राजा को मारने के लिए। एक ऐसा दाव जिससे ना झाड़ियां काटी गई, जिससे ना पेड़ काटे गए। एक नया दाव खरीदा गया सिर्फ बॉडी पर वार करने के लिए, उसके बाद उसे फेंक दिया जाता है। कहने का मतलब क्या, अगर कोई लोकल गैंग एक्टिव होता तो वो नया हथियार क्यों खरीदता, वो पुराने हथियार से ही इस्तेमाल करता, उस हथियार को धो धाकर अपने साथ लेकर चले जाता। लेकिन यहां पर जिस भी गैंग ने काम किया वो जानते थे कि हथियार कल को आने के लिए नासोर बन सकता है, इसलिए बॉडी के पास नया हथियार छोड़ा गया ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके कि इस हथियार से लोकल लोगों ने यहां पर मौत के घाट उतारा है। लेकिन इस पूरे क्रम के पीछे सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेशी जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मतलब जो कबूतरबाजी होती है, जो औरतों के लिए, बच्चों के लिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं सीमाओं के सिर्फ पैसों के लिए, उस गैंग का ये काम जानना पड़ता है। क्योंकि ये जो गैंग है इस तरीके से ऑपरेट कर रहा है, जानबूझकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। अब इस पूरी कड़ी में पुलिस को अचानक से एक जैकेट भी मिलता है। इस जैकेट में खून के धब्बे लगे हैं, कीचड़ के धब्बे लगे हैं। इसके बारे में कोई जानकारी अब ठीक तरीके से एसपी खुलकर बताना भी नहीं चाहते हैं। उनका कहना है कि देखिए फॉरेंसिक की जांच है, उसके बाद हम आपको आकर बताएंगे। लेकिन इस पूरे केस में जब सुई कब घूमती है, शक की सुई, क्योंकि दोनों जैकेट जो मिले हैं, जो लावारिस जैकेट मिला है पुलिस को और जो जैकेट जो पति राजा ने पहना था, दोनों एक कंपनी के हैं, दोनों का रंग एक जैसा है। अब ऐसे में जब चीजें क्यों ना कयास लगाए जाए कि ये जो जैकेट है वो सोनम के हैं। अब उसी दिशा में जब एनडीआरएफ की टीम न, जो उसके बाद पुलिस की टीम, हर कोई ढूंढने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मौसम साथ नहीं दे रहा है। अब मौसम साथ नहीं देगा तो ऐसे में एनडीआरएफ भी कुछ कर नहीं पाएगी। लेकिन ये जो गैंग के जो लड़के होते हैं, बड़ी आसानी से पहाड़ों के ऊपर नीचे दाएं बाएं, जंगल तो इनके दिमाग की नसों में बसा होता है, ये जब चाहे जहां से चाहे वहां से निकलकर भाग सकते हैं। अब ऐसे में जो हमारे जवान हैं, जो जंगलों के इतने आदी नहीं है, उनके लिए थोड़ी बहुत मुसीबत तो होगी। लेकिन ये जो गैंग है ये किडनैपिंग करने के लिए, अबडक्शन करने के लिए जाना जाता है। और कई केसेस आए हैं जिसमें दिल्ली में कई मर्डर केसेस ऐसे होते हैं, जब पुलिस उनकी छानबीन करती है तो उनके तार कहां जाके जुड़ते हैं, तार जुड़ते हैं मेघालय के लगते हुए बांग्लादेश से सीमा से, जहां से पता लगता है कि कुछ बांग्लादेशी आए थे, दिल्ली में रहते थे, कुछ सालों से रह रहे थे, फिर एक दूसरे का उन्होंने हत्या कर दिया। अब हत्या की जो सुई है, अगर मैं आपको बताऊं, आपने सैफ अली खान में एक चोर घुसा था, आपको याद होगा, वो भी बांग्लादेशी था। उसने भी बताया था कि किस तरीके से मेघालय में नदी के रास्ते वो भारत के अंदर दाखिल हुआ। तमाम वो जो चीजें थी वो हर किसी को पता थी। अब उसी इलाके में अगर ऐसी चीजें सामने आएंगी तो क्यों ना पूरे तरीके से मेघालय और बांग्लादेश का बॉर्डर सील कर दिया जाए, ताकि कोई भी घुसपैठिया जरूरत ना समझ पाए या हिम्मत ना बना पाए भारत की सीमा के अंदर दाखिल होने की। मानता हूं पहाड़ी इलाके हैं, जंगल है, वहां पर हर जगह तारबंदी करना मुमकिन नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी बहुत आगे आ चुकी है। जब JNK जैसे इलाकों में वहां पर तारबंदी हो सकती है तो मेघालय वाले इलाके कैसे छूट जा रहे हैं। और इन्हीं की बदौलत जो हमारे टूरिस्ट, जो हमारे बच्चे, जो हमारी जो भाई बहन
वहां पे घूमने जाते हैं, जब उनकी मौत की खबर सामने आती है तो कहीं ना कहीं किसी को जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, ऐसी जिम्मेवारी जिसमें हर कोई जानता है कि कातिल और गैंग किस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं। तो फिलहाल के लिए जो पति है उन्होंने अपनी मां से बात भी की, कल तक कह रहे थे कि अरे बेटा कहां है, बेटे की आवाज नहीं आई है, तो बेटे की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है, उसी भी आप सुन लीजिए चलते चलते, फिर आपसे आगे की छोटी सी एक बात और आपको बता दें। हेलो। हाँ उतर आए। हाँ मैंने क्या आ गए नीचे? कहाँ पे हो तुम? ऊपर पहाड़ पे कि नीचे? अब जाके पहुंचा ऊपर में। रात को नीचे रुके थे? आओ कुछ खाने का मिला कि नहीं मिला? अभी केले खा लिया मैं। क्या खा लिए? अरे अभी केले खा रहा हूँ, अब बिहार पहुंचा हूँ, अब यहाँ से निकलूंगा। हाँ तो वही तो मैं कह रही थी, इनके आज तो आपको उपवास होगा। मैं फरियार बना रही थी, मुझे याद आई थी एकदम से। अभी खाया नहीं, मैंने बनाया ही है। हो खा लो। क्या झरना देखने गया? ऊपर क्या देखने गया? ऊपर क्या देखने गया? ऊपर क्या देखने गया? नीचे देखूंगा तो ना झरना। तो झरना नीचे से दिख जाता। नीचे इतना दूर था। हाँ वो इसके झरना देखने के लिए तो वहां से गया, वो तो अपन को वहां से लगता है। तो ऊपर चढ़ के न नीचे उतर के देख लगा। नहीं अच्छी जगह थी। जगह थी। वीडियो बना के ला भी रहा हो कि नहीं? अच्छी जगह दो वीडियो बना रख के ला रहा हो कि नहीं? डल तो ही नहीं रहा तेरे, वीडियो तो डल नहीं रहा। क्या क्या देख रहा है तू? क्या देख के आ रहा? तो नेट नहीं चल रहा। क्या रहा? नेट नहीं चल रहा। नेट नहीं चल रहा? अरे नेट नहीं चल रहा। नेट चालू होगा तब करूंगा। नेट नहीं चल रहा वहाँ को, बस घूम रहा हुआ तो। आओ अब कितने दिन बचे तेरे? 2 दिन और? 2 दिन और बचे। तो आज तो बहुत थक जाएंगे, ऐसे पड़ेंगे इनके। आज तो खूब थक जाएंगे, आज तो खूब थक गए होंगे ना। मैं आता हूँ जगह दूसरी। हाँ हेलो। हाँ मैं राजा का फोन चल नहीं हुआ अभी नहीं हुआ, बस हम चढ़ाई कर रहे हैं। हम ऊपर चढ़ गए फिर फोन लगाते हैं। और आज तो उपवास होगा फिर? मेरा तो उपवास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। मैं घूमने के चक्कर में अपनी 11 थोड़ी तोड़ूंगी। वही तो तेरी, मैं अभी फरियार बना रही तो मेरे को एकदम से याद आ गई कि आज तो मेरे बहू का उपवास बापे। हाँ खिचड़ी बना रही। सुबह फोन आ गया था कि उपवास है, तो मैंने हाँ तो कहीं दूध लस्सी जो भी मिल रहा हो उपवास का सामान वो खा लो। अब पहले ऊपर तो चढ़े, जंगल में है, यहाँ से आज कुछ मिलेगा। बाप रे। मैंने कही थी कुछ ड्राई फ्रूट रख के ले जाओ, तो बोले हाँ क्या करेंगे हम, दो तो ये जंगल है, पता, घोर जंगल है एकदम। खड़ी चढ़ाई है, चढ़ना मतलब उतरना भी खड़ा ही है और चढ़ना भी खड़ा ही है। तो वहाँ ऊपर देखने के लिए क्या गए? वो अंदर है, वो पहाड़ के अंदर। मना करी थी मैंने तो सुनते नहीं है। हाँ चलो वही तो कह रही, वहाँ क्या देखने पहुँच गए तुम? ये नीचे से देख लेते। झरना देखने गए थे बड़ा वाला। हाँ नीचे से देख तो हालत खराब हो गई तो चढ़ के मैंने कुछ नहीं हुआ। वही तो कह रही अब मैं तो खाना भी ढंग का नहीं है। कॉफी बुलवाई तो आधा मग्गा दूध होगा और उसमें है ना 2 गिलास पानी में और कॉफी डाल के दे दी। मैंने बोला घर से रख के ले जाओ, रास्ता में ना कुछ भी पानी जरूरत पड़ेगी। नहीं ले गए दोनों के लिए। ठीक है। अच्छा लगा कि पता नहीं क्या पी रहे, तो मैंने तो फेंक दी उसको तुरंत। वहाँ तो ऐसे ही खाने के नाम पे कुछ भी नहीं है वहाँ पे। हाँ नहीं मिल रही होगा, है ना? सांस फूल रही। हाँ फूल रही तो लगाती हूँ ऊपर पहुँच के। हाँ कोई दिक्कत नहीं, लग गया ना फोन बस। चाची गई खूब पहाड़ पे जंगल में। तो सुना आपने, बार बार जब माँ ये पूछ रही है कि बेटा हमें ये बताओ कि तुमने फोटो और वीडियो क्यों नहीं अपलोड किया, तो बेटा ये कह रहा है कि माँ वहां पे इंटरनेट स्लो था, इस वजह से मैं आपको पास फोटो और वीडियोस नहीं दे पा रहा हूं। महज 2 दिन के अंदर मैं इस इलाके से निकल जाऊंगा, उसके बाद अच्छे से बातचीत करेंगे। 2 दिन में मैं निकल जाऊंगा।
ये वो आखिरी बयान था जिसके बाद वो राजा है वो इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं और अपने पीछे कई सवाल खड़े कर देते हैं। जिसके बाद आज उनके भाई, जब उनका अंतिम संस्कार हो रहा था तो भाई ने साफ तौर पे कहा कि देखिए, मेरा भाई मेरे सपनों में आकर उसने कहा कि मेरे मर्डर हुआ है, मेरी हत्या हुई है, तुम मुझे इंसाफ दिलवाओ, तब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। जब आत्मा भी दर दर भटके इंसाफ के लिए, तो उस इलाके में जरूरत है एक ऐसी कार्रवाई करने की जो एक नींव की पत्थर साबित हो, जिसमें सबको लगे कि इंसाफ मिला है। और ऐसे में सीबीआई इंक्वायरी मस्ट है, क्योंकि यहां पे एक इंटरनेशनल गैंग एक्टिव है जो हमारे बच्चों को मौत के घाट उतारने की बिल्कुल फुल प्रूफ प्लानिंग कर रहा है।